गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। पढ़ाई ठीक चल रहा होगा सबका। और आप लोग मेहनत कीजिए। समय कम है, अपना मेहनत कीजिए। आज आपका जो मतलब दिल्ली संतलत आज फिनिश कर देंगे। तो दिल्ली संतलत को पूरा करने के लिए आया हूँ। सैयद और लोधी दोनों वंश आज यहाँ समाप्त कर देंगे। अगली क्लास आपका मुगल वंश रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गया, उसमें सुधार करो। आइए हम सब मिल करके जो है ना मंजिल की औकात दिखाते हैं। आपकी समस्या हमारी समस्या, चुटकियों में जीके का टेंशन खत्म। एक प्यार की नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाना है, कुछ खोना है, कुछ खो के। इसीलिए कहता हूँ कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, और खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, हार तो जिंदगी का एक समस्या है, हारने के बाद जीतने की मजा ही कुछ और है। तो चलिए आइए, समय नहीं गंवाएंगे। आपकी समय बड़ा मूल्यवान समय है। तो आइए सैयद वंश, इसका संस्थापक देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज 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 ये सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां को माना जाता है। खिर्ज खां ने सैयद वंश की स्थापना किया। और सैयद वंश का देखिए, सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में, इसका स्थापना 1414 ईस्वी में किया गया। किसका? सैयद वंश का। अब देखिए, ये आपको शासन किया 1456 ईस्वी तक शासन किया। कौन? सैयद वंश। मतलब सैयद वंश का शासन हो गया 1414 ईस्वी से लेकर के 1456 ईस्वी तक। मतलब 1414 ईस्वी में स्थापना किया किसने? खिर्ज खां। आइए इसे तैमूर वंश, तैमूरी, इसे जो है ना तैमूर वंश भी कहा जाता है। इसे तैमूर वंश भी कहा जाता है। किसे? ये सैयद वंश को। अब देखिएगा, ये खिर्ज खां जो है ना तैमूर लंग का सेनापति था। किसका था? तैमूर लंग का सेनापति था। इसीलिए किसको तैमूर वंश भी कहा जाता है। ये जो है ना, ये खिर्ज खां जो है, आइए, ये खिर्ज खां जो है तैमूर लंग के जो है ना, तैमूर लंग के सेनापति था। किसका सेनापति था? ये जो है आपको तैमूर लंग के सेनापति था। कौन? खिर्ज खां। आइए, तैमूर लंग का जो है ना सेनापति था। तैमूर लंग का सेनापति खिर्ज खां था। कौन था? खिर्ज खां था। तो देखिए, प्रश्न पूछेंगे तो तैमूर लंग का जो है ना सेनापति था। कौन? खिर्ज खां। अब इसी लेकर के सैयद वंश को तैमूर वंश भी कहा जाता है, या तैमूर वंश भी कहा जाता है। अब देखिएगा, ये भारत से नियमित रूप से जो है ना, जब तैमूर लंग के बेटा का नाम है शाहरुख खान, इसका बेटा के तैमूर लंग के बेटा, इसका बेटा है शाहरुख
शाहरुख, ये तैमूरलंग के बेटा का नाम है शाहरुख। जब ये मर गए, इसके मरने के बावजूद भी जो है ना, ये खिल्ज खां भारत से नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को टैक्स भेजता रहा। भारत से टैक्स जो है ना, मतलब टैक्स मतलब कर भेजता रहा। तो प्रश्न पूछेंगे, खिल्ज खां भारत से नियमित रूप से किसे टैक्स भेज रहा था? तो तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख को भेज रहा था, क्योंकि ये खिल्ज खां जो है ना, तैमूरलंग के सेनापति था और इन्हीं के द्वारा भारत में ये सत्ता सौंपा गया था। इसलिए कि यहाँ से जो है ना, अपना जो ये नियमित रूप से इसको टैक्स भेजता रहा। ज़्यादा ही कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका सेशन याद रखिएगा। अब देखते हैं कि 1421 ईस्वी में खिल्ज खां की मृत्यु हो गई। 1421 ईस्वी में 1421 ईस्वी में खिल्ज खां की जो है ना मृत्यु हो गई। कितना ईस्वी में? 1400, देखिए 1421 ईस्वी में खिल्ज खां की मृत्यु हो गई। अब जब इसका मृत्यु हो गया, तब इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ मुबारक शाह। कौन हुआ इसका उत्तराधिकारी हुआ कौन? मुबारक खां। तब इसका उत्तराधिकारी, देखिए, तो इसका उत्तराधिकारी हुआ उत्तराधिकारी पुत्र मुबारक खां, जो बाद में ये खां की जगह पे शाह को उपाधि धारण कर लिया, जो बाद में मुबारक शाह हो गया। तो बाद में क्या हो गया? मुबारक शाह। तो ध्यान दीजिए, मुबारक शाह। तो सैयद वंश का संस्थापक खिल्ज खां। आइए कितना ईस्वी में? 1414 ईस्वी में। और ये क्या, ये वंश जो है 1414 ईस्वी से लेकर के 1456 ईस्वी तक शासन किया। कौन सा वंश? ये सैयद वंश शासन किया। इस वंश का संस्थापक खिल्ज खां। कितना ईस्वी में? 1414 ईस्वी में। इसे तैमूर वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना, खिल्ज खां तैमूरलंग का सेनापति खिल्ज खां था। तो तैमूरलंग के ही द्वारा भारत में ये सत्ता सौंपा गया। इसके मरने के बाद इसका बेटा शाहरुख को जो है ना, खिल्ज खां भारत से नियमित रूप से टैक्स भेजता रहा। उसके बाद 1421 ईस्वी में जो है खिल्ज खां की मृत्यु हो गई। तब इसके उत्तराधिकारी इसके पुत्र मुबारक खां हुआ, जो बाद में अपने आप को मुबारक मतलब शाह का उपाधि धारण किया, जो बाद में हो गया मुबारक शाह हो गया। उसके बाद है कि अपना सब ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करेंगे, ये छोटा सा वंश ही है। उसके बाद आइए देखेंगे, इस वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। इस वंश के अंतिम शासक लिखिएगा, अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। इसका पुत्र है किसका? ये मुबारक शाह का। तो इसीलिए कि जो है ना, अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये जो है ना, अलाउद्दीन आलम शाह जो है सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ। सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ कौन? अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। इस वंश का संपूर्ण जानकारी एक पुस्तक है। इस वंश का संपूर्ण जानकारी तारीख ए मुबारक शाही एक पुस्तक है। देखिएगा, इस तारीख ए मुबारक शाही, इस पुस्तक में जो है ये पुस्तक है, ये पुस्तक है। इस पुस्तक में जो है ना, सैयद वंश का संपूर्ण विवरण है। मतलब सैयद, अगर इस पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही, अगर इस पुस्तक को अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार सैयद वंश जो है ना, कुल 37
वर्षों तक जो है ना शासन किया था। कितना वर्ष तक? 37 वर्षों तक ही शासन किया था। कौन सा वंश? सैयद वंश। इसका अस्तित्व यहीं से समाप्त हो गया, ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब आइए आगे देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले, इसको फटाफट 1 से 2 लाइन में लिख लेते हैं। वैसे आप लिख भी सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, आराम आराम से हम भी लिखे हैं। आइए इस वंश का फटाफट लिख लीजिए और आगे चलते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हाँ, सबको जवाब दीजिए, पढ़िए, मन से पढ़िए, पढ़ने में कोई कमी मत कीजिए, ध्यान से पढ़िए। एक क्वेश्चन आप लोग से है कि सिजदा एवं पेबोस, सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? कब और किसके बीच हुआ था? कब और किसके बीच हुआ था? आइए तीसरा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देंगे। इस बहाना से आप लोग को जो है ना पीछे याद भी कीजिएगा। सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? अब लिखिएगा, मोहम्मद गौरी को भारत में सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? किसने, मतलब मोहम्मद गौरी को भारत में सर्वप्रथम किसने पराजित किया था या किसने हराया था? एक ही ये क्वेश्चन हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिएगा कि घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू किया था? घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू किया था? ये हो गया। 5 क्वेश्चन, सब जवाब दीजिएगा क्योंकि पढ़ा दिए हैं, हर किसी को जवाब देना है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, सिंचाई के लिए सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। अपना कॉपी में भी क्वेश्चन लिखिए, वहां भी इसका आंसर लिखिए और हमें भी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इस 5 क्वेश्चन को जवाब दीजिए। हर कोई जवाब नहीं देते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं आप लोग? यार पढ़ो लिखो, पढ़ लिख लो अभी, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। कल के पढ़ला का हो और फिर ना मिलता मौका हो। हाँ, नहीं दीजिएगा जवाब तो देख लीजिएगा, आज आप लोग के लिए हमको बंदूक हाथ में लेना पड़ रहा है। हम सोचे रहे थे कि नहीं दीजिएगा जवाब तो इससे खाली आप लोग को ठोक देंगे। हाँ, जवाब चाहिए। आइए, मैंने पूछा चांद से देखा है हंसी, मेरे यार की हंसी। आइए अब देखते हैं सैयद वंश के बारे में, लिखते हैं अपना सब। सैयद वंश है ये, सैयद वंश। फटाफट लिखिए आप लोग,
1414 से 1456 ईस्वी तक। संस्थापक लिखिए, संस्थापक लिखिए खिर्ज खां। संस्थापक लिखिएगा खिर्ज खां। आइए प्रथम शासक भी बना, प्रथम शासक भी बना था। आइए प्रथम शासक भी बना था। यह जो है ना, लिखिए खिर्ज खां तैमूर लंका सेनापति था। सेनापति था। ये खिर्ज खां तैमूर लंका सेनापति था। आइए खिर्ज खां तैमूर लंग के पुत्र, तैमूर लंग के पुत्र। आइए खिर्ज खां तैमूर लंग के पुत्र, तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को जो है ना, शाहरुख को नियमित रूप से कर मतलब टैक्स भेजता रहा था। नियमित रूप से टैक्स भेजता रहा था। आइए भेजता रहा था। 1421 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1421 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1421 ईस्वी में खिर्ज खां की मृत्यु हो गई थी। आइए खिर्ज खां की मृत्यु हो गई थी। आइए 1421 ईस्वी में खिर्ज खां के पुत्र मुबारक खां, या इसी का नाम है मुबारक शाह शासक बना था। मुबारक शाह शासक बना था। उसके बाद आइए देखते हैं अपना सब इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुआ था। चलिए कितना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऊपर लिखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसके। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं। थोड़ा सा इंक देना पड़ेगा। आप लोग बताइए, अच्छा लग रहा है ना? आप लोग का हर एक समस्या समाधान कर देंगे, सभी समस्या चुटकी में। तो मन से पढ़िए ना, आप लोग पढ़िए, आप पूछे हुए क्वेश्चन को जवाब दीजिए ना। हम आपका समस्या तो धज्जियां उड़ा देंगे यहाँ पे। देखिए ना, ऐसा सीरीज लेकर आऊंगा कि आपका जीके पूरा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, मजबूत कर देंगे। आइए अब आगे चलते हैं, अपना सब आगे चलते हैं। देखिए इस वंश के
संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी तारीख ए मुबारक, तारीख ए मुबारक शाह, तारीख ए मुबारक शाही। एक मिनट, संपूर्ण जानकारी तारीख ए मुबारक शाही। इस वंश के संपूर्ण जानकारी तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक में वर्णन है, पुस्तक में वर्णन है। और जानते हैं ये पुस्तक जो है ना, ये पुस्तक भी जो है ना, ये पुस्तक है आपको मुबारक शाह का। देखिए नाम है क्या, मुबारक शाही। तो ये पुस्तक भी किसका है, ये मुबारक शाह की पुस्तक है। मतलब मुबारक शाह ने मुबारक शाही पुस्तक की रचना करवाया और इसमें संपूर्ण सैयद वंश के जानकारी के बारे में इसमें वर्णन करवाया। इसलिए कि अगर प्रश्न पूछ दे तारीख ये मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन है, मुबारक शाह, इसके अंतर्गत किसका संपूर्ण जानकारी मिलता है, तो सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अब आइए एक वंश देखिए, इस वंश को तैमूर वंश भी कहा जाता है। अब आइए इस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 37 वर्षों तक शासन किया था। 37 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था, 37 वर्षों तक शासन किया था। चलिए इस वंश का शासन समाप्त हुआ। अब लगले हाथ आपको जो है ना, आज दिल्ली सल्तनत को फिनिश ही कर देते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद अपना सब देखेंगे लोधी वंश। कौन देखेंगे, लोधी वंश जिसका संस्थापक है बहलोल लोधी। आइए देखते हैं अपना सब लोधी वंश। ये आपको 1456 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला लोधी वंश ये अंतिम वंश है। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला लोधी वंश अंतिम वंश है। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। हम लिख रहे हैं, प्रश्न लिख रहे हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा है, तो ये आप लोग बताइए। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। क्योंकि आज दिल्ली सल्तनत समाप्त होने वाला है, इसके बावजूद भी आप ये जवाब नहीं देते हैं तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं होता है, ऊपरी मालवा नहीं बचता है, मेहनत करना पड़ता है। वैसे यूं ही मंजिल नहीं मिल जाता है, उनके लिए काफी जीतोड़ मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। सब कुछ आसान नहीं होता है, जब तक कड़ी मेहनत नहीं कीजिएगा तब तो कुछ होने वाला नहीं है। अब ये देखते हैं लोधी वंश।
इस वंश का संस्थापक माना जाता है बहलोल लोदी को, बहलोल लोदी को। और आइए, बहलोल लोदी को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। अब बहलोल लोदी, आइए संस्थापक लिख लीजिए, संस्थापक बहलोल लोदी, बकलोल लोदी ने बहलोल लोदी। अब जानते हैं ये ऐसा शासक था, अपना सरदारों को, अपना नौकरों को, अपना गुलामों को समकक्ष का दर्जा दिया हुआ था। समकक्ष का दर्जा मतलब अपना जैसा दर्जा। अगर नौकर खड़ा होता था तो ये भी खड़ा हो जाता था, नौकर बैठता था तो ये भी बैठ जाता था, ये भी बैठ जाता था। तो प्रश्न पूछेंगे कौन ऐसा शासक था जो अपने नौकरों को समकक्ष का दर्जा दिया हुआ था? वह है आपको कौन? बहलोल लोदी। और अपने सरदारों को, अपना नौकरों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ये जो है अपने सरदारों, सरदारों मतलब नौकरों, दासों, गुलामों, सरदारों को जो है ना, अपने सरदारों के क्या कर पुकारता था? मकसद है। ये अपने सरदारों को जो है ये मकसद ए अली, मकसद ए अली, मकसद ए अली कह के पुकारता। जी अपने सरदारों को मकसद ए अली, मकसद ए अली कह करके, कह कर पुकारता था, पुकारता था, मकसद ए आला। अब आइए, अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। कौन? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। अब आइए, ये बहलोल लोदी जो है, अब इसका जो है ना बहलोल लोदी, इसका मृत्यु हो गए आपको 1489 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गए। किसका? बहलोल लोदी का। आइए, इसकी मृत्यु 1489 ईस्वी में, 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की जो है ना मृत्यु हो गई। किसका? बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई 1489 ईस्वी में। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी इसके पुत्र निजाम खां हुआ। इसके उत्तराधिकारी जो है ना, उत्तराधिकारी पुत्र निजाम खां हुआ, जो सिकंदर लोदी के नाम से जाना जाता है। आइए, इसका उत्तराधिकारी जो है, उत्तराधिकारी पुत्र निजाम खां हुआ, जो बाद में सिकंदर लोदी के नाम से जाना, जो बाद में सिकंदर लोदी के नाम से जाना गया। ध्यान दीजिए। तो कहेगा, तो बहलोल लोदी की मृत्यु कब हो गया? 1489 ईस्वी में। इसका उत्तराधिकारी इसके पुत्र निजाम खां, जो सिकंदर लोदी के नाम से भी जाना जाता है, गद्दी पर बैठा। और ये सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया, आगरा शहर का स्थापना किया। आगरा शहर को बसाया था और अपना राजधानी भी बनाया, आगरा को अपना राजधानी। तो कुछ प्रश्न पूछेंगे कि सिकंदर लोदी अपना राजधानी दूसरा किसको बनाया था? आगरा को। यह आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना कब हुआ? 1504 ईस्वी में। ये आगरा यमुना नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है? ये यमुना नदी के तट पर है। और ये सिकंदर लोदी अपना शासन काल में भूमि को मापने के लिए जिस लगा का प्रयोग हुआ उसका नाम था गजे सिकंदरी।
भूमि को मापने के लिए जो है ना गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी का मतलब गज मतलब लगा, जिस लगा का जो प्रयोग किया अपना शासन काल में भूमि मापने के लिए उसका नाम गज सिकंदरी। कौन सा? गज सिकंदरी का प्रयोग किया। उसके बाद अब ये देखिएगा नगर कोट स्थित था एक मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर। आइए ध्यान दीजिए, आइए देखिए सिकंदर लोदी जो है, ध्यान दीजिए सिकंदर लोदी ये क्या किया, नगर कोट स्थित था ज्वालामुखी, नगर कोट में है स्थित था ज्वालामुखी मंदिर। नगर कोट में स्थित है कौन? ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर। इस मंदिर को तोड़ फोड़ दिया, इस मंदिर को तोड़वा दिया, कई टुकड़ों में बांट दिया। कौन? सिकंदर लोदी। और प्रत्येक टुकड़े को कसाईयों को दे दिया मांस तौलने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नगर कोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर को किसने तोड़वाया था? सिकंदर लोदी ने। और इस प्रत्येक टुकड़े को कसाईयों को दे दिया मांस तौलने के लिए। कौन सा? सिकंदर लोदी ने। अब आइए, इसने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया। इसने आगरा शहर की स्थापना किया और इसने मुसलमानों को तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया। इसी ने तजिया पर जो है ना प्रतिबंध, तो ताजिया पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सिकंदर लोदी ने। कहा तजिया निकालने पर। हाँ, लेकिन ये प्रथम मुस्लिम शासक है या कि हिंदू की होली में भाग लेता था। होली बड़ा मजा से खेलता था। रंग बरसे भीगे चिनरिया वाली, रंग बरसे होली है। तो ये बेचारा होली जो है ना, होली खेलता था बड़ा मजा से हिंदू के साथ मिल करके। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन ऐसा मुस्लिम शासक था कि जो हिंदू के होली में भाग लेता था, बड़ा मजा से खेलता था? तो कौन था? सिकंदर लोदी। लेकिन मुस्लिम महिला को जो है ना पीरा पर जाने पर रोक लगा दिया। मुस्लिम महिला को जो है ना पीरा पर जाने पर रोक लगा दिया और संत को मजरा पर जाने पर, मजरा मतलब तिथि यात्रा पर जाने पर रोक लगा दिया और इसकी मृत्यु हो गई है। इसका कैंसर, गला में कैंसर होने की वजह से सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई 1517 ईस्वी में, सॉरी, इसकी मृत्यु हो गई। गला में कैंसर होने की वजह से 1517 ईस्वी में। और इसका उत्तराधिकारी इसके पुत्र इब्राहिम लोदी हुआ। कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। इसके पुत्र इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसके पुत्र इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ। और इन्हीं के समय में बाबर ने भारत पे आक्रमण किया और इनके साथ पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा और इसमें हार हुई इब्राहिम लोदी को। और इसी के साथ भारत पर से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया और दिल्ली पर और भारत पर जो है ना मुगल वंश की शासन, मुगल वंश का स्थापना होगा। और इसके बाद आपको पानीपत का युद्ध कराएंगे। चलिए इन्हीं बात को लिखते हैं अपना सब आगे। जो पठान मेरे जान, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की नहीं है, और हौसलों ने मंजिल से कहा चल झुकी, तेरी इतनी औकात नहीं है कि हमें तो पछाड़ देगी। चल आइए देखते हैं अपना सब लोदी वंश के बारे में लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लोधी वंश शेषन लिख लीजिए मेरे बच्चों सब। 1456 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। आइए लिखिएगा। संस्थापक लिखिए मेरे बच्चों। संस्थापक, इसका संस्थापक माना जाता बहलोल लोदी।
लोल लोधी, इसका संस्थापक बनाया था। स्थापना 1456 ईस्वी में स्थापना हुआ, 1456 ईस्वी में। आइए, ये प्रथम शासक था। आइए, बहलोल लोधी, यह प्रथम शासक था कि अपने सरदारों, मतलब नौकर सरदारों के खड़े होने पर खड़े हो जाता था और बैठने पर बैठता था। कौन? ये। अर्थात अपने सरदारों को मकसद ए अली कह कर पुकारता था। आइए, 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी। ये 1489 ईस्वी में निजाम खां या सिकंदर लोधी शासक बना। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे चलते हैं अपना सब। आइए, अपना सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं सिकंदर लोधी। देखिए, सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था और इसे अपना दूसरा राजधानी बनाया। आगरा जो है ना, यमुना नदी के तट पे है। यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन? आगरा अभी यूपी राज्य के अंतर्गत। कहाँ पे? यूपी में है। और यही पर भी ताजमहल भी है, सबको पता है। आइए आगे देखते हैं। सिकंदर लोधी जो है, सिकंदर लोधी नगर कोट स्थित ज्वालामुखी
मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर प्रत्येक टुकड़ा को जो है ना मांस तौलने के लिए कसाई को दे दिया था, कसाई को दे दिया था। आइए, इसने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था। किसने? ये आइए, इसने ताजिया पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ये सब बता दिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब आप लोग देखेंगे, अच्छा से लिखते भी हैं, बताते भी हैं, आप लोग से क्वेश्चन भी पूछते हैं, बहुत बच्चा जवाब भी देते हैं। वो बच्चा जवाब नहीं देता है जिसको पढ़ने से मतलब नहीं है, जवाब तो उनसे निकलेगा ना जिनको कुछ आगे करना है, और जिनको वैसे ही चलो टाइम पास करते हैं, माता पिता बोले हैं पढ़ने के लिए इसलिए कि पढ़ देते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ देते हैं, वो स्टूडेंट कभी सक्सेस थोड़ी होगा, नहीं होगा, वही पढ़ते रह जाएगा। भाई पढ़ना ही है तो 2-4 महीना 6 महीना पागल की तरह पढ़िए तो हो जाएगा आपका नौकरी, वैसे नहीं होता है कुछ। आइए आगे देखते हैं। सिकंदर लोधी, क्या देखेंगे? सिकंदर लोधी मुस्लिम महिलाओं को पीड़ा पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। आइए, इसने अब देखिएगा, इसने संतों को मजरा पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। आइए 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और इसे आगरा शहर में दफनाया गया था। अब आइए 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बना। इस वंश का अंतिम शासक इसी के समय
बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण किया था। अब बाकी कहानी आगे सुनेंगे। देखिए, इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ। इब्राहिम लोदी हुआ था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना ले लिए। अब चलेंगे इसमें जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो आगे चलते हैं, आगे कहानी देखते हैं। तुम मेरे सामने मैं तेरे, आइए देखते हैं अपना सब आगे की कहानी। आज मैं अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद जो एग्जाम में कौन स्थापना किया, और उस पद का किससे, मतलब किस विभाग से संबंधित है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 3-4 गो पद है, हम बता देते हैं अभी। इसके साथ आपको दिल्ली सल्तनत फिनिश हो जाएंगे। कल से पानीपत का युद्ध अगला वीडियो में देखेंगे, और उसमें आप लोग को पूरी मुगल वंश देखेंगे। 2 से 3 वीडियो मुगल वंश का फिनिश कर देंगे, और उसके बाद भक्ति आंदोलन है, वो सबको देखते हुए आपका मधकायन भी फिनिश कर देंगे हम। आइए, कुछ विभाग है, कुछ विभाग पद, कुछ विभाग से मतलब पद है, उसकी स्थापना किसने किया और किससे किस विभाग से संबंधित है। आइए सबसे पहले लेते हैं दीवान ए मुस्तखराज। आइए पहला पद, दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, ये वित्त विभाग से संबंधित, किस विभाग से है, ये वित्त फाइनेंस, वित्त विभाग से संबंधित है। तो कहेगा दीवान ए मुस्तखराज, खराज, दीवान ए मुस्त जो है ना खराज, दीवान ए मुस्तखराज किस विभाग से संबंधित है, यह आपको वित्त विभाग से संबंधित है। इसका स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका स्थापना किया था, स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किया, और ये आपको वित्त विभाग से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, दीवान ए मुस्तखराज किससे संबंधित है, वित्त विभाग से संबंधित है। इसकी स्थापना किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ये आपको बड़ा महत्वपूर्ण है। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, ये आपको कृषि विभाग से है। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, तो ये कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान ए तो है, दीवान ए क कोही, तो क से कृषि, तो दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित है। और इसकी स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना किया। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग से संबंधित है। सैन्य विभाग से संबंधित है। किस विभाग से संबंधित है, सैन्य विभाग से संबंधित है। इसकी स्थापना किया था आपको बलबन ने। किसने स्थापना किया था, बलबन ने इसका स्थापना किया था। उसके बाद ये दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, तो दीवान ए बंदगान, इसको क्या फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह
तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक। कहेगा दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान का मतलब हुआ कि दीवान ए बंदगान मतलब अपना दासों को सहायता, ये जो मतलब फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो स्थापना किया था, अपना दासों को, अपना सरदारों को, अपना गुलामों को सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना किया था। जब दासों की सहायता प्रदान करने के लिए स्थापना किया था, दासों की सहायता प्रदान, मतलब इसके तहत दासों की सहायता प्रदान करने के लिए इस विभाग की स्थापना किया था। उसके बाद आइए दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, इसका भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिरोज शाह तुगलक ने भी स्थापना, और इसके तहत दीवान ए खैरात के तहत हुआ क्या, मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम विधवा महिलाओं, मुस्लिम लड़कियों, उनकी सहायता प्रदान करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना किया था। अब आइए एक पद और देख लेते हैं, दीवान ए, हटा दीजिए ये सब, आप देखते हैं अपना सब एक बार और देखते हैं, वजीर। वजीर देखते क्या होता है, वजीर, वजीर को प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री कहा गया। वजीर का मतलब क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत में प्रधान मंत्री। इसका कार्य होता था राजस्व विभाग का, ये प्रमुख होता था, ये प्रधान जो होता है राजस्व विभाग का प्रधान। राजस्व मतलब भूमि, राजस्व मतलब क्या हुआ, भूमि। राजस्व विभाग का जो है ना प्रधान होता था, प्रधान। तो ये सब बड़ा VVI है, मान लीजिए मेरे बच्चों। अब देखिएगा एग्जाम में जाकर बैठिएगा, आपको एक न एक ये जरूर देखने को मिलेगा। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आज की सेशन यही समाप्त करेंगे। और ये आपको समाप्त हो गया जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट था आपके एग्जाम के लिए। अब आगे कहानी अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए धन्यवाद आप लोग के लिए। इसी के साथ आपका मुगल वंश जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हम सबको समाप्त कर दिए। अब समाप्त हो गया, और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के ग्रुप में भेजिए। तो आज से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गए, कल मुगल वंश देखेंगे अपना लोग। बताइए कैसे हैं आप लोग। धन्यवाद।